सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग पिछली क्लास में बेलमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली क्लास में देखा बेलमेंट का मतलब है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई गुड्स देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आफ्टर द पर्पस इज ओवर वो गुड्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। जो व्यक्ति गुड्स दे रहा है, जो ओनर होता है, उसको बेलर बोलते हैं। जिसको गुड्स प्राप्त होते हैं, पोजीशन मिलता है, वो बेली कहलाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कंसिडरेशन नहीं है जिसको हम ग्रेटिशियस बेलमेंट बोलते हैं, दूसरा जिसमें कंसिडरेशन है जिसको हम नॉन ग्रेटिशियस बोलते हैं। फिर इसमें हम इसको बेनिफिट के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक जिसमें बेली को बेनिफिट मिल रहा है, एक जिसमें बेलर को बेनिफिट मिल रहा है, और एक जिसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो इस हिसाब से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमने इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। अब हमको चर्चा करना है ड्यूटीज ऑफ बेली के ऊपर। सो बेली की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जब एक व्यक्ति, समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए गुड्स दे रहा है मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए हो गए बेलर, ये ओनर ऑफ द गुड्स है, और ये बेली जिसको पोजीशन प्राप्त हुआ है। और जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो ये रिटर्न कर देंगे। ऐसे केस में अब हमको पहले चर्चा करना है ड्यूटीज क्या है बेली की। बेली की क्या जिम्मेदारियां उत्पन्न होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में। समझो आप अगर मेरी कार लेके जाते हैं यूज करने के लिए, तो क्या आप इसको कैसे भी यूज करेंगे क्या? तो नहीं, आपको संभाल के यूज करना चाहिए, सावधानी से यूज करना चाहिए। उतनी सावधानी आपने बरतना चाहिए जितने आप खुद के गुड्स की बरतते हैं। अगर आप मेरी कार को यूज कर रहे हैं तो वैसे यूज करना चाहिए जैसे खुद की कार यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। एक ऐसा केयर जो एक रीजनेबली प्रूडेंट व्यक्ति खुद के गुड्स की लेगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, उतना केयर आपको लेना चाहिए। सो पहली ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी ऑफ बेली इज टू टेक रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर नहीं लिया और कोई नुकसान होता है तो आप ये नुकसान की भरपाई करके देंगे। जैसे आपने अगर गुड्स लेके गए और आपने उसको नो पार्किंग एरिया में खड़ा कर दिया, मेरी कार है, नो पार्किंग एरिया में ले जाके वहां पे पार्क कर दिए, अब पुलिस वालों ने उठा के ले गए, इसमें जो भी नुकसान होगा, जो भी पेनल्टी आएगी, चालान लगेगा, वो चालान के भरने की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि बेली ने यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया है गुड्स का। सो रीजनेबल केयर नहीं किया, वैसा केयर नहीं किया जैसे खुद के गुड्स की करते हैं। आप बोलोगे सर मैं तो अपनी भी गाड़ी नो पार्किंग में लगाता, तो नहीं, वैसा नहीं चलेगा। एक रीजनेबली प्रूडेंट व्यक्ति की बात करते हैं हम। सो एक नॉर्मल व्यक्ति जो काम करता है, तो वैसे नॉर्मली चाहे नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करना अपने यहाँ तो नॉर्मल ही है, बट अपन वैसा नहीं मानेंगे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे रीजनेबल केयर करना आपकी जिम्मेदारी है, आपने नहीं किया तो फिर आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा टू द बेलर। यहाँ पे रीजनेबल केयर करने के बावजूद भी तो नुकसान हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपने मेरी कार लेके गए, आपको जाना था पर्टिकुलर मूवी देखने या समझो कहीं शॉपिंग करने, बर्डी में आप लेके गए, बराबर पार्किंग में कार लगाया आपने। अब पार्किंग में लगाए दैट मीन्स प्रॉपर काम कर रहे हो, प्रॉपर केयर कर रहे हैं। आप पार्किंग में पार्क करके फिर जाते हैं कुछ गुड्स खरीदने, जब आके देखते हैं तो भूकंप आ चुका है और जमीन खुली और वो कार अंदर चली गई। सो यानी एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसमें आपकी गलती नहीं है। ये इसीलिए अपन या तो बिजली गिराते हैं या तो भूकंप आ जाता है। सो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी गलती नहीं है। मैं बोलूंगा एक्सीडेंट हो गया तो आप बोलेंगे सर इसमें तो चलाने वाले की गलती हो सकती है, इसलिए हम एक्सीडेंट का एग्जाम्पल नहीं ले रहे, हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो नेचुरल कॉज से नुकसान हुआ है। तो जैसे भूकंप आ गया या बिजली गिर गई उस कार के ऊपर, बराबर पार्किंग में रखी थी और बिजली आई एकदम से उसके ऊपर गिर गई, ऐसे केसेस में नुकसान हुआ है बेलर का, ओनर का। यहां पे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कार तो आप यूज कर रहे थे, ऐसे कैसे बिजली गिर गई, ध्यान नहीं रखे क्या, तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है। बिजली गिरना ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सो एक बेसिक रूल आपने बचपन में पढ़ा था जब आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था कि जो ओनर होता है वो पूरा रिस्क बेयर करता है। सो ओनर कौन है? अपने केस में ओनर है बेलर। सो जो लॉसेस होते हैं ना वो वैसे बेलर बेयर करता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करोगे और लॉस होगा तो फिर वहां पे आपकी जिम्मेदारी है। सो
आपने यहाँ पे एक रीजनेबल केयर करना चाहिए, पहली बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ दी बेलमेंट होती है। तो ड्यूटीज ऑफ बेली में पहली ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड। और रीजनेबल का मतलब है उतना केयर जितना आप खुद के गुड्स की करते हैं अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। एक रीजनेबली प्रूडेंट व्यक्ति जो खुद के गुड्स की केयर करता है उतनी केयर की गई होना चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी होती है ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज। अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना। अनऑथोराइज्ड यूज का मतलब है जो नहीं बताया गया वो कार्य कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हो आप। जैसे मेरे गुड्स हैं, उनको मैंने आपको दिया था और देते वक्त मैंने बोला था कि आप एक कार को हाईवे पे मत लेके जाना। सो हाईवे पे नहीं लेके जाना ये मेरी कंडीशन है और ये लगाई जा सकती है, बेलर ऐसा कर सकता है। इसके बावजूद आप उसको हाईवे पे लेके जा रहे हैं। अब हाईवे पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि आपको ये नहीं करना चाहिए था। सो अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना, जितना ऑथोराइज किया है उतना ही यूज होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, पिछली बार भी दिया था कि धोबी है, उसको आपने कपड़े प्रेस करने दिए, वो प्रेस करके ही वापस करेगा, वो पहन के नहीं घूम सकता है उसको। अगर वो पहन के घूम रहा है तो ये अनऑथोराइज्ड यूज हो गया। सो जितना कार्य बताया उतना ही कार्य किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। सो अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये एक और दूसरी ड्यूटी आती है। अब यहां पे एक और पॉइंट ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है अनऑथोराइज्ड यूज किया, उसके बाद रीजनेबल केयर भी किया और उसके बाद नुकसान हुआ तो क्या होगा, और नुकसान अगर फिर एक्ट ऑफ गॉड से भी हुआ होगा तो भी। जैसे समझो, सेम एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला आप मेरी कार को बर्डी में नहीं ले जाएंगे क्योंकि बर्डी में बहुत भीड़ भाड़ होती है, इतनी महंगी कार है ऑडी R8, एक आध स्क्रैच भी लग गई तो ठीक करने को 25-30 हजार का खर्चा आ जाता है। सो मैं बोला आप बर्डी में ये कार मत लेके जाना, आपने बर्डी में फिर भी कार लेके गए। इसके बाद आप केयर प्रॉपर कर रहे हैं, कहीं स्क्रैच नहीं लगी, बराबर ले गए, बराबर ले जाके पार्किंग में खड़ी किए। दैट मीन्स आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, रीजनेबल केयर के थ्रू। तो प्रॉपर आपने जाके पार्किंग में खड़ी की है गाड़ी को। इसके बाद बिजली गिरती है उस गाड़ी के ऊपर, अब क्या आपकी जिम्मेदारी रहेगी? तो आंसर इज यस। भले यहां पे अब आपकी गलती नहीं है बट अनऑथोराइज्ड यूज हुआ ना, फिर अगर नुकसान एक्ट ऑफ गॉड से भी होगा तो भी फिर जिम्मेदारी हो जाती है बेली की। सो भले फिर रीजनेबल केयर भी किया होगा तो अनऑथोराइज्ड यूज होना ही नहीं चाहिए। अगर हुआ है, फिर अगर नेचुरल कोई लॉस भी होता है तो भी फिर जिम्मेदारी अब बेली की हो जाएगी। जैसे यहां पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, सिंपली बिजली गिरी है, तो बिजली गिरने के कारण भी लॉस हुआ है तो भी बेली की जिम्मेदारी है वो रीपे करे। क्यों? क्योंकि उसने अनऑथोराइज्ड यूज किया था, भले उसने रीजनेबल केयर किया बट अनऑथोराइज्ड यूज हो गया तो फिर यहां पे अब उसकी जिम्मेदारी है उसको रीपे करना पड़ेगा। तो ये दूसरी ड्यूटी होती है, मैं एक साथ ही पूरी बता दे रहा हूं। तीसरी ड्यूटी होती है ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स बेल्ड विथ ओन गुड्स। अगर मैंने बेलमेंट के तहत कोई गुड्स दिया हूं तो उसमें उसको मिक्स नहीं करना, यह जिम्मेदारी होती है बेली की। अब ये मिक्स नहीं करना विदाउट कंसेंट, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो विद कंसेंट मिक्स किया जा सकता है, विदाउट कंसेंट मिक्स नहीं करना ये जिम्मेदारी होती है। दैट मींस बिना पूछे आप मिक्स नहीं कर सकते, अगर पूछ के मिक्स किया है तो चलेगा, विदाउट कंसेंट ये कार्य नहीं हो सकता। अगर यहां पे, अब चलो इसको मैं एक और डायग्राम से भी बता देता हूं, थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ के। ये जो ड्यूटी नॉट टू मिक्स है आप अलग इसमें भी ले सकते हैं, यहां जगह होगी तो यहां भी बना सकते हैं, नहीं है चलो मैं ऐसे अलग से एक ट्री डायग्राम बना देता हूं ड्यूटी नॉट टू मिक्स के ऊपर। सो बेलीज ड्यूटी होती है ड्यूटी नॉट टू मिक्स। गुड्स बेल्ड। अब क्या होगा अगर वो मिक्स कर ही देता है तो? सो उसने मिक्स कर दिया तो क्या होगा? सो इफ
बेली हैज मिक्स्ड द गुड्स। तो दो कंडीशंस हो सकती है, एक तो विथ कंसेंट मिक्स किया है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, विथ कंसेंट ऑफ बेलर। अगर बेलर के कंसेंट से मिक्स किया है तो देर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यहां कोई ब्रीच नहीं होता। ठीक है, तो देर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो यहां कोई ड्यूटी नहीं टूटी। एंड यहां पे जो मिक्सचर होगा इसमें अब दोनों को अधिकार मिलेगा। तो बेलर एंड बेली will share the mixture in original proportion। तो ओरिजिनल प्रोपोर्शन जो था, समझो 50% गुड्स बेलर के थे, 50% बेली के थे, तो उसी रेशियो में इन लोग आपस में बाद में इसको डिवाइड करेंगे। फिर दूसरा, अगर विदाउट कंसेंट मिक्स किया है, तो यहां पे बेली commits a breach of contract। और अगर ब्रीच हो गया है तो यहां पे फिर दो केस हो सकते हैं, गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अगर गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं तो अलग रूल लगता है। अगर गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं तो यहां पे बेली इज लायबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ सेपरेशन। दूसरा हो सकता है गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। गुड्स ऐसे हैं जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे कि समझो आटे में आटा मिला दिया, ऐसा भी होता है ना। एक समझो इसके पास आटा मैंने रख के आया था, बेली के पास वो आटा महंगा वाला था और उसके पास सस्ता वाला आटा था, उसने दोनों एक डब्बे में डाल दिया। अब वो अलग नहीं किया जा सकता, वो ऐसा मिक्स हो गया है कि उसको आप अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अब पूरा नुकसान जो है ये बेली बेयर करेगा। अगर अलग कर सकते, जैसे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, जैसे जैसे रिमोट है, मैंने ऐसे रिमोट के कुछ पैकेट ले जाके बेली के पास रख दिया था, उसके खुद के भी गुड्स हैं, उसने एक साथ पूरे मिला लिया। अब उसको अलग करना होगा, अलग किया जा सकता है तो अलग किया जाएगा, और जो भी खर्चा होगा, अब इसमें तो खर्चा नहीं होता, बट बड़े बड़े अगर ऐसे गुड्स है तो खर्चा होता है। समझो बेल्स ऑफ कॉटन है, मेरे पास कॉटन के ऐसे बड़े बड़े बोरे थे, वो रखे हुए थे। अब वो अच्छा वाला कॉटन था, थोड़ा प्योर कॉटन था, और वैसे ही दूसरा बेली के पास उसके खुद के भी गुड्स थे कॉटन के, वो कॉटन लेकिन थोड़ा खराब क्वालिटी का था। अब उसने सब बोरे एक साथ रख दिया, अब उसको अलग करना ये मुश्किल काम है, इसके लिए लेबर लगाना पड़ेगा, हमाल लोग आएंगे, वो लोग हमाली से उसको अलग करेंगे, तो इसका जो भी खर्चा लगेगा ये अब बेली बेयर करेगा। तो यहाँ पे अलग किया जा सकता है तो अलग करो, अलग करके बेली को बेली के गुड्स मिल जाएंगे, बेलर को बेलर के गुड्स मिल जाएंगे। बट क्योंकि गलती बेली की थी इसीलिए बेली इसका जो भी नुकसान है वो भुगतता है। अगर गुड्स अलग नहीं किए जा सकते तो यहां पे फिर पूरा कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो इफ गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ऐसे केस में बेली is liable to pay compensation to bailor।
कॉम्पेंसेशन यानी पूरा जो कॉस्ट है वो पूरा पे करना पड़ता है, जितने के भी गुड्स थे वो पूरा इसको पे करना पड़ेगा। बट ही यानी बेली कैन कीप द मिक्सचर। सो वो मिक्सचर को रख सकता है। ठीक है, तो ऐसा है, बहुत ही आसान। अगर बेली मिक्स कर देता है, वैसे तो जिम्मेदारी मिक्स नहीं करना, लेकिन जो जिम्मेदारी है ना, मिक्स नहीं करना विदाउट कंसेंट, ऐसी जिम्मेदारी है। अगर विद कंसेंट मिक्स किया है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी मिक्सचर तैयार हुआ है उसमें दोनों जन ओरिजिनल प्रोपोर्शन में शेयरिंग कर लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मिक्सचर में किसके गुड्स की वैल्यू कितनी थी। सो वो वेट वगैरह के हिसाब से उन लोग शेयर करते हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जैसे समझो घी है, समझो बेलर का घी था, बेली का घी था, और वो दोनों ने मिक्स कर दिए और कंसेंट के साथ किया गया, विद द कंसेंट ऑफ बेलर। तो ऐसे केस में जो भी मिक्सचर तैयार होगा उसमें जितना ओरिजिनल प्रोपोर्शन था, समझो 5 किलो बेलर का होगा, 4 किलो बेली का होगा, तो सेम प्रोपोर्शन में वो मिक्सचर को बांट लेंगे। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो घी की क्या वैल्यू थी। हो सकता है एक गाय का घी है, एक भैंस का है, अलग अलग रेट का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर दूसरा, अगर विदाउट कंसेंट मिक्स किया तब ब्रीच होता है, विद कंसेंट किया तो यहां पे ब्रीच है ही नहीं, लेकिन अगर विदाउट कंसेंट मिक्स किया तो ब्रीच हो गया। अब अगर अलग किए जा सकते हैं तो अलग करेंगे, और अलग करने का खर्चा बेली बेयर करेगा, और अगर अलग नहीं किए जा सकते हैं तो फिर पूरे गुड्स रखेगा बेली, और वो उसको कॉम्पेंसेट कर देगा, जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर देगा। ठीक है, सो वैसे जिम्मेदारी है नॉट टू मिक्स, और ये नॉट टू मिक्स है विदाउट कंसेंट। अगर विद कंसेंट मिक्स किया है तो फिर देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। फिर अगली ड्यूटी है टू रिटर्न द गुड्स। ठीक है, टू रिटर्न द गुड्स। मैं देख रहा था सेम ड्यूटीज है कि नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक आध ड्यूटी में चेंज किया था, तो इसीलिए देख लेना अच्छा होता है। सो ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। अगेन ये रिटर्न तो कर देगा, लेकिन इसमें भी इसकी जो ड्यूटी है ना, इट इज विदाउट डिमांड। ऐसा नहीं कि वो मांगने आएगा तब हम गुड्स देंगे, डिमांड करने के पहले ही, डिमांड करने की जरूरत ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपने गुड्स लेके गए, फिर मैं मांगने आऊंगा तब वापस करोगे। आपका काम हो गया ना, तो आपकी जिम्मेदारी है आपने रिटर्न कर देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि शशांक सर मांगने आएंगे तभी वापस करेंगे, तो आपका काम हो गया तो यू शुड रिटर्न इट। ठीक है, सो मांगने के लिए वेट नहीं करना है। सो विदाउट डिमांड आपको रिटर्न करना पड़ता है, ये जिम्मेदारी है। अगली ड्यूटी है ड्यूटी टू रिटर्न एक्रीशंस। एक्रीशंस स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ, ए नहीं है, लगा ही था मुझे, क्योंकि एक्रीशन है वो, एक्रिएशन नहीं है, एक्रीशंस। सो एक्रीशन यानी जो नेचुरल इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन द गुड्स। जैसे कि गाय है, गाय को बछड़ा हो गया, तो बछड़ा क्या है, एक्रीशन है। ठीक है, सो ये भी वापस करना है, ऐसा नहीं कि बछड़ा अपन ने रख लिए। ठीक है, तो ये बछड़ा भी किसका है, तो यानी गाय का है वैसे, बट ये बेलर का है, बेलर को वापस करना पड़ेगा। तो वैसे गाय का है, बट बेलर को वापस करना पड़ेगा, ओनर को ये गुड्स वापस करना पड़ता है। जैसे अगर शेयर्स रखे गए थे, उसमें बोनस शेयर्स मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो ये एक्रीशंस हैं, ये एक्रीशंस भी वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी एक्रीशंस है वो वापस किए जाते हैं। सो ऐसा है, सिंपल। फिर लास्ट है ड्यूटी नॉट टू डिफीट बेलर्स टाइटल। टाइटल मीन्स ओनरशिप। ओनरशिप किसकी है, बेलर की। सो बेली ने बेचना नहीं चाहिए गुड्स को। ठीक है, नॉट टू डिफीट हिज टाइटल, दैट मीन्स ही शुड नॉट सेल द गुड्स।
सो ऐसा नहीं कि खुद ही ओनर जैसा उसको यूज कर लिए, रख लिए, वापस ही नहीं किए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड रिटर्न इट, वापस तो करना है, एंड यू शुड नॉट डिफीट हिज टाइटल। बेच डाले उससे पूछे बिना ऐसा सब नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जैसे आप कभी कभी होता है अपने फ्रेंड से टी शर्ट लेके आए तो वापस करना ये जिम्मेदारी है, वो बात और है। अच्छा फ्रेंड है तो कभी वापस ही नहीं करते, वो अपने घर पड़ी रहती है, तो होता है। फिर बाद में अपन पहन के जा रहे हैं, फिर वो बोलेगा यार ये शर्ट देखी देखी है, फिर आप बोलोगे नहीं नहीं अभी परसों तो खरीदा मैंने, तो ऐसा होता है। तो खैर वो अच्छे दोस्त होते हैं, तो जो गुड्स दे देते हैं और फिर भूल जाते हैं, वो अच्छे दोस्त हैं। और आप अच्छे दोस्त हो, अगर आप वापस करना भूल जाते हो तो भूल जाना चाहिए। तो तभी तो दोस्ती गहरी होती है, तभी तो ये याद करते रहेगा ना कि यार इसने लेके गया था गुड्स, दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो दोस्ती गहरी होती है, जितना याद करोगे उतनी दोस्ती गहरी होगी, आपको पता है। खैर चलो, हाँ, तो नॉट टू डिफीट बेलर्स टाइटल, ये जो है ये पूरे ड्यूटीज जो है ये ड्यूटीज ऑफ बेली है। तो मैंने एक साथ पूरा बता दिया आपको, अब रीड कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा तरीका, मैं पहले पूरी चीज बता देता हूं और फिर उसके बाद एक वर्ड टू वर्ड अपन इसको रीड करते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही आसान। सो ड्यूटीज ऑफ बेली, पहला है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। कितना केयर? तो उतना जितना अब आप खुद के गुड्स का केयर करते हैं। इन ऑल द केसेस ऑफ बेलमेंट, बेली इज बाउंड टू टेक रीजनेबल केयर, एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड। एक ऑर्डिनरी रैशनल व्यक्ति जितना खुद के गुड्स के केयर करेगा, अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क, क्वालिटी एंड वैल्यू एज द गुड्स बेल्ड। जैसे अगर मैंने आपको कोई गोल्ड बेल किया हो, तो वो गोल्ड को आप ऐसा टेबल पे रख के नहीं छोड़ सकते, आपका काम है उसको अच्छे से लॉकर में रखो। आपका सोना है तो ऐसे पड़ा रहता क्या इधर उधर घर पे? तो नहीं, अच्छे से रखते अपन लॉकर में। तो वैसे ही अगर बेलर के भी गुड्स है तो उसको अच्छे से हमको संभाल के रखना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द बेली मस्ट टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, reasonable care of the goods, namely the care which an average prudent man can be expected to take care of his own goods under similar circumstances। तो prudent man यानी वही जिसको आप rational व्यक्ति बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। so rational या prudent व्यक्ति ये एक ही चीज है, ठीक है। prudence का कॉन्सेप्ट अकाउंट्स वगैरह में भी आता है आपको। तो prudent यानी जिसको अपना भला बुरा समझता है उसको हम prudent बोलते हैं, ठीक है। so जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो prudent कहलाता है। सो एक एवरेज प्रूडेंट मैन विल टेक ऑफ हिज ओन गुड्स, उतना केयर आपने करना चाहिए जितना एक एवरेज प्रूडेंट मैन करेगा, ठीक है। तो रैशनल व्यक्ति बोला जाता है, तो एवरेज प्रूडेंट मैन इसका मतलब वही है रैशनल व्यक्ति, रैशनल। इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे ना आपने, रैशनल वर्ड आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े होंगे। सालवन सर बताते हैं इन्होंने एक रसगुल्ला खाए, इनको सेटिस्फैक्शन हुआ, ऐसा बताते हैं सर। फिर इन्होंने एक और रसगुल्ला खाया, इनको और अच्छा लगा, फिर धीरे धीरे अच्छा लगते जाएगा, फिर अब उनका वो सेटिस्फैक्शन लेवल उतना नहीं बढ़ेगा, कम से बढ़ने लगता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो जो यूटिलिटी बढ़ रही है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है आगे चल के, पहले बहुत बढ़ी फिर बाद में कम बढ़ने लगी और बाद में वो डिमिनिश भी हो जाएगी। कम बढ़ेगी, बाद में हो सकता है वो अवर्स हो जाए, उसको चाहिए ही नहीं अब रसगुल्ला। लेकिन ये किसको लगता है? रैशनल व्यक्ति को। अगर कोई इररेशनल है, वो बोलता है कितने भी रसगुल्ले खाओ मेरे को तो रसगुल्ला चाहिए, तो उसको ये रूल नहीं लगता। प्रूडेंट व्यक्तियों को लगता है, एक नॉर्मल व्यक्ति को लगता है आपको रोज समोसा खिला रहे तो फिर समोसे से मन उब जाएगा। वही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वहां हम रैशनल व्यक्ति बोलते हैं, यहाँ प्रूडेंट व्यक्ति बोलते हैं। ये एग्जांपल्स हमको भी देते थे सर, इसीलिए पता है मुझे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते थे, ऐसा आते थे इनकी बीवी ने पोहे बनाए हैं, तो ऐसा आता था। हाँ, आए होंगे ना आपको, तो पोहे वाला आता है। फिर इनका शिशु बीमार है, तो शिशु बीमार होता है, ऐसे आते हैं, तो आते थे, अच्छी बात है। तो मैंने भी सालवन सर से सीखा हूँ इकोनॉमिक्स। एक टाइम मैं भी पढ़ाता भी था शुरुआत में, फिर बाद में बहुत सारी चीज पढ़ाया मैंने, फिर बाद में अल्टीमेटली सिर्फ लॉ पे फोकस कर रहा हूँ अभी। बाकी चीजें छोड़ दिया। होता है धीरे धीरे अपने को, क्या है अपन जैसे जैसे बड़े लेवल पे आते हैं तो धीरे से अपने को अपना डोमेन कम करना पड़ता है। फिर सोचते जाने दो, पैसे क्या कमाते रहेंगे, जान दो, ये नहीं पढ़ाना वो नहीं पढ़ाना। अभी 11th 12th में एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ मैं,
तो थोड़ा टाइम बाद वो भी छोड़ दूंगा। 11th-12th सीबीएसई में भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी कोविड के बाद से, तो चल रहा है। फिर कुछ टाइम बाद वो छोड़ दूंगा, सिर्फ सीए वाले कुछ फील्ड में पढ़ाऊंगा। होता है धीरे धीरे, ऐसा लगता है कि ये छोड़ देना चाहिए। जैसे शर्मा सर है, उन्होंने अभी जैसे आपकी बैच में नहीं पढ़ा रहे, तो ठीक है, इंटर में मिलेगा आपको पढ़ने को। सो ऐसा लगता है धीरे धीरे कि ठीक है ये लेवल छोड़ सकते हैं अपन, तो अच्छा लगता है। तो मेरे को भी ऐसा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अब अपन बड़े लेवल पे आ गए, ये जाने दो। तो 11th-12th पढ़ा रहा हूँ फिलहाल में, पढ़ाना चाहिए। पहले फाइनल में डीटी पढ़ाता था, फिर वो यानी डायरेक्ट टैक्स, फिर वो छोड़ दिया कोविड के बाद से, और फिर ये चालू कर दिया। ये चालू किए तो अब उतना टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि 11th-12th की क्लास लंबी चलती है, पूरे टाइम चलती है वो, तो वो 6-8 महीने चलती रहती है, साल भर चलती रहती है। फाउंडेशन वगैरह कैसा 4 महीने में खत्म, इंटर 4 महीने में खत्म। सो मेरी जो क्लासेस है 4-4 महीने में खत्म हो जाती है। सो थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने को। जैसे कहीं घूमने जाना है तो 4 महीने हो गए, चलो पैसे कमाए, चलो तो घूमे, तो ऐसा होता है। चलो खैर, एक सेकेंड। हाँ, तो हम देख रहे थे पहली ड्यूटी है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। रीजनेबल केयर मीन्स एक ऐसा केयर जो एक एवरेज प्रूडेंट व्यक्ति लेता है अपने खुद के गुड्स का, ऑफ द सिमिलर वैल्यू, सिमिलर क्वालिटी, बल्क। सो सिमिलर प्रकार के गुड्स का जितनी केयर हम करते हैं उतनी केयर हमने दूसरे के गुड्स की भी करना चाहिए। तो ये है। फिर दूसरा, हाँ इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन वही है कि अगर इन स्पाइट ऑफ रीजनेबल केयर, वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपने प्रॉपर केयर किया, उसके बाद भी गुड्स खराब हो गए, तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है। So the goods are lost or destroyed or deteriorated without any negligence on his part, without any negligence on his part, without any negligence on his part. He is not liable, not liable, not liable in respect of any damage to the goods. It is open to the parties to increase or decrease the obligations of the bailee in the matter of care by special contract. In absence of any special contract, standard of reasonable care will apply. और ये एक ग्राउंड होता है जिसके कारण बैंक जिम्मेदार नहीं होते अगर लॉकर चोरी होता है तो ये ध्यान रखना, बैंक कभी जिम्मेदार नहीं होता। अगर बैंक के लॉकर में आपने करोड़ों के रुपए रखे थे, करोड़ों की संपत्ति रखे थे, कल चलकर मैं जाके बैंक में डाका डाल देता हूं, पूरे लॉकर साफ कर देता हूं, तो यहाँ बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं, बैंक आपको कॉम्पेंसेट नहीं करेगी। ठीक है, एक तो यहाँ बेलमेंट भी नहीं होता, और साथ में दूसरी चीज यहाँ पे क्योंकि इनका निग्लिजेंस नहीं है, विदाउट एनी निग्लिजेंस, वो तो बराबर ध्यान रख रहे हैं, बट फिर भी किसी ने सुरंग खोदा और वहां जाके लॉकर में खुला और लेके पूरा गायब हो गया, सो मनी हाइस्ट कर रहे हैं अपन, ऐसे टाइप की कोई चीज हुई है, तो यहाँ पे फिर बैंक जिम्मेदार नहीं होते। ठीक है, बिकॉज उन लोग पूरा केयर लेते हैं, तो उन लोग ये केयर करने के बाद भी ऐसा कोई नुकसान हो गया तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, तो ऐसा है, सिंपल। This is also ground why banks are not responsible to the holder of a locker in the event of any loss caused to him. Example दिया है, A deposited his goods in B's warehouse, तो A हो गया बेलर, B हो गया बेली। On account of unprecedented floods, तो कहीं बाढ़ आ गई और a part of goods were damaged. It was held that B is not liable for the loss, क्योंकि उसने तो अच्छे से रखा था, अब फ्लड्स हो गए, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो इसके बाद वो जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर, वहां पे वो क्लियर नहीं है तो आप ध्यान रखो, इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर। अगर रीजनेबल केयर किया है तो फिर बेली की जिम्मेदारी नहीं होती। शांतिलाल वर्सेस टेकचंद, टेकचांद, टेकचांद, ये ले चांद, कैसे नाम है, टेकचंद। ठीक है, हाँ, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज्ड यूज, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो मना किया है, अनऑथोराइज्ड ने जो मना किया है। ठीक है, जितना ऑथोराइज्ड है उतना ही काम करना चाहिए। So it is the duty of bailey to use the goods strictly in accordance with the terms of the bailment.
If he makes an unauthorized use of the goods, he is liable to make compensation to the dealer for any damage arising to the goods from or during such use of them. This liability is absolute. Absolute का मतलब है 100%, ये रहेगी ही. Even if he has taken reasonable care, तो भी रहेगी. So वो बोलते हैं हम, उसको ही बोलते हैं हम absolute. That means अगर आपने reasonable care भी किया है, but unauthorized use हुआ ना, तो फिर liability रहने ही वाली है. It arises even if the bailee is not guilty of any negligence, फिर भी liability रहेगी. Even if the damage is a result of the act of God, तो भी liability रहेगी. Even if it is ड्यू टू इनएविटेबल एक्सीडेंट, तो भी लाइबिलिटी रहेगी. ठीक है, क्योंकि अनऑथराइज्ड यूज हुआ है. सो अनऑथराइज्ड यूज हुआ, उसके बाद फिर अगर नेचुरल कैलेमिटीज से भी गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो फिर लाइबिलिटी रहेगी. तो जनरल रूल था रीजनेबल केयर कर लिए, तो फिर नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह में आप लाइबल नहीं रहते. जैसे यहाँ पे फ्लड्स वगैरह हो गए तो लाइबिलिटी नहीं है. लेकिन अगर अनऑथराइज्ड यूज हुआ है तो भले आप रीजनेबल केयर करो या कुछ भी करो, फिर अगर बिजली भी गिरेगी तो भी फिर आपकी लाइबिलिटी रहेगी. ठीक है, सो इसीलिए हम बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है. एब्सोल्यूट मींस 100%, ये रहेगी ही. एक्ट ऑफ गॉड से हुआ तो भी. एक्ट ऑफ गॉड ये वर्ड यूज किया जाता है कई जगह पे, कानून में आपको देखने को मिलता है. सो रियल में ये वर्ड है, वो जो मूवी बनी थी ओ माय गॉड, वो एक्चुअल में इन वर्ड्स के ऊपर ही बनी थी. सो ये तो नहीं पता गॉड है या नहीं, बट एक्ट ऑफ गॉड ये वर्ड आता है कई बार. तो कई कानूनों में ऐसा लिखा है. पुराने कानून में तो लिखा ही होता है. एक्चुअली वैसा नहीं लिखना चाहिए, एक्ट ऑफ नेचर लिखना चाहिए, बट इन लोग एक्ट ऑफ गॉड लिखते हैं. तो उन लोग मान लेते शायद कि भगवान है. तो है कि नहीं पता नहीं, अभी तक प्रूफ नहीं है. तो अपने को, मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता. सो ऐसा नहीं है मैं नहीं मानता, आप ऐसे मत देखो सर. तो ठीक है, होंगे, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट उसमें झगड़ने में भी कोई मतलब नहीं है. तो इसलिए मैं न्यूट्रल हूँ. तो एथिस्ट भी नहीं है और मानते भी, यानी ठीक है, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं, अपने को क्या. तो हाँ ना, क्या करना है अपने को. So, ऐसा. हाँ, लेकिन अगर आप गीता पढ़ते हैं ना, उसमें भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग ही है. उसमें भगवान का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भगवान सब में जो श्रेष्ठ है वो भगवान है, ऐसा लिखा है. वो भगवान ने खुद बोला है. उसमें जो चैप्टर 10 वगैरह आता है उसमें लिखा है कि हर जगह मैं हूँ, हर एक जो बेटर बेस्ट चीज है उसमें मैं हूँ, ऐसा है. इनफैक्ट वो गोवर्धन पूजा होती है ना, तो उसमें कृष्ण भगवान ने यही बोले थे, वो क्यों इंद्र की पूजा करते हो तुम, वो कौन सा भगवान है. सो पूजा करना है तो गोवर्धन पर्वत की करो, वो तुमको नदियां देता है, खाने की चीजें देता है, तो ये भगवान है बोले तुम्हारे लिए. फिर इंद्र को बुरा लग गया था, फिर बिजली गिरी थी और फिर पर्वत उठा लिए थे. सो ये सब हुआ था. सो ये उसमें उनका बोलना था कि भगवान यानी ऐसे इंद्र की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, वो भी है. सो मेरे को पूजा मत करो, पूजा करो तो नेचर की करो, ऐसा था वो. और नेचर में जो जो चीज आपको विदाउट एक्सपेक्टेशन देती वो गॉड है, ऐसा माना गया है. सो जैसे आपको फल देता है, एक पेड़ है, पेड़ आपको फल दे रहा है, कभी कुछ मांगता क्या वो बेचारा आपसे, तो नहीं मांगता, वो भगवान है. फिर नदी है, पानी दे रही है, आप खराब भी कर रहे हो उसको, दूषित कर रहे हैं, फिर भी वो पानी दे रही. पेड़ को काट रहे फिर भी फल दे रहा, वो भगवान है. सो ये सब भगवान है. आप माता पिता की रिस्पेक्ट करो ना करो, सब देते हैं आपको विदाउट एक्सपेक्टेशन, वो भगवान है. सो ये सब भगवान है. ये मैं नहीं बोलता, ये गीता में बताया है. उसमें लिखा है, एक अध्याय पूरा यही है कि मैं इसमें ये हूँ, मैं पुष्पों में कमल हूँ, मैं दैत्यों में भी हूँ, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ. सो ये भी लिखा हुआ है उसमें. तो मैं हर इसमें जो बेस्ट है ना उसमें मैं हूँ. तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में शशांक हूँ, ऐसा लिखा है उसमें. नहीं एक्चुअल में, लेकिन ये सब चीजें लिखी है उसमें, हर चीज में जो बेस्ट है ना वो मैं हूँ, ऐसा बताया है उसमें. तो आप जब पढ़ोगे ना उसमें दिया हुआ है, हर चीज की बेस्ट उठा लिए और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, सब जगह बेस्ट जो है वो मैं हूँ. यानी बेस्ट इंसान है तो उसमें मैं हूँ. जैसे राम है तो राम भी मैं हूँ. सो बेस्ट इंसान है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हो. सो वो है. तो ऐसे हर व्यक्ति में भी है, हर जगह है. ठीक है, ऐसा बोला है, अब है कि नहीं पता नहीं. तो खैर चलो, एक्ट ऑफ गॉड से कहां चले गए हम. तो एक्ट ऑफ गॉड दैट मीन्स आप मान सकते हैं नेचर ही गॉड है. वैसे देखे तो अगर आप ऐसे कोई धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भगवान मंदिरों में नहीं, नेचर में है. सो नेचर भगवान है. ठीक है, जो बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के दे रहा है. तो एक्ट ऑफ गॉड को आप एक्ट ऑफ नेचर भी बोल सकते हो. ठीक है, वैसे कानून में एक्चुअल में ये वर्ड लिखे हुए हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 जगह ऐसे वर्ड्स आते हैं, एक्ट ऑफ गॉड. सो बाकी भी पुराने कानून जो है उनमें ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. चलो खैर, हम वापस आते हैं, इमोशनल नहीं होते. एक एग्जाम्पल दिया है, ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली. पर्पस क्या है उसका यूज है ओन राइडिंग ओनली, सिर्फ खुद के लिए. बी अलाउ सी, बट बी ने क्या किया, सी को अलाउ कर दिया.
कि तुम इसको चलाओ, अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स, सी राइड्स विथ केयर। अब भले ही सी ने ध्यान से उसको चलाया, रीजनेबल केयर किया, बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, बी इज लायबल टू मेक कॉम्पेंसेशन टू ए। क्यों? क्योंकि यहां पे ये अनऑथराइज्ड यूज का केस हो गया। उसको बोला था सिर्फ ओन राइडिंग के लिए है, बट जैसे ही उसने सी को अलाउ कर दिया तो ये हो गया अनऑथराइज्ड यूज। अब फिर भले ही नेचुरली कोई नुकसान होगा तो भी फिर जिम्मेदारी हो जाएगी बेली की। ऐसा है, बहुत ही सिंपल। फिर एक और एग्जांपल दिया है, ए हायर्स अ हॉर्स इन कैलकाटा फ्रॉम बी एक्सप्रेसली टू मार्च टू बनारस। तो उसने कलकत्ता से एक घोड़ा लिया और वो बनारस तक ले जाने वाला है। ही राइड्स विथ ड्यू केयर बट मार्चेस टू कटक इंस्टेड। सो उसने बोला था बनारस जाऊंगा, कटक चला गया। हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। भले ही एक्सीडेंटली फॉल हो रहा है तो भी ए इज लायबल टू मेक कॉम्पेंसेशन, क्योंकि इसने ये जो कार्य किया ये हो गया अनऑथराइज्ड यूज। और अनऑथराइज्ड यूज होगा तो लायबिलिटी इज एब्सोल्यूट, इवन इफ ही राइड्स विथ केयर तो भी लायबिलिटी रहेगी। ठीक है, सो ऐसा है। फिर ड्यूटी नॉट टू मिक्स, ये भी मैंने आपको बता चुका हूं, मिक्स नहीं करना। It is the duty of bailey that he should not mix his own goods with those of the bailor without bailor's consent, without bailor's consent, without bailor's consent। ये छोटी छोटी बातें हैं जहां पे हमारी गलतियां होती है। एग्जाम में अगर लिखा है, क्वेश्चन आया, आपने लिख दिया इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू मिक्स हिज गुड्स, तो इट इज इनकम्प्लीट आंसर, मार्क्स काटे जा सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा नॉट टू मिक्स विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर। बेलर के कंसेंट से मिक्स करता है तो देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसमें गलतियां होती है और मार्क्स कट सकते हैं। जैसे ये भी एक बात हो गई कि ड्यूटी टू रिटर्न है, लेकिन रिटर्न कैसे? विदाउट डिमांड, पूछने के लिए रुकना नहीं है। सो विदाउट डिमांड रिटर्न करना चाहिए आपने। तो ये जो ड्यूटीज हैं इसमें ये कुछ वर्ड्स बहुत काम के हैं, जैसे ये हो गया विदाउट द बेलर्स कंसेंट। इफ द गुड्स आर मिक्स्ड विद द बेलर्स कंसेंट देन देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अगर पूछ के मिक्स किया है तो कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं हुई। एंड बेलर एंड बेली शैल हैव द इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस्ड। बट इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, ये तीनों लाइन से सेक्शन चल रहे हैं 155, 156 और 157। तो ये 155 है, ये 155 है। अगर वो विद कंसेंट मिक्स करते हैं, सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं। फिर गुड्स अगर सेपरेट किए जा सकते हैं तो 56, नहीं किए जा सकते तो 57। सो ये 156 है और ये 157 है। सो ऐसे लाइन से चल रहे हैं तीनों सेक्शंस। तो बहुत ही आसान, जीवन में पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं। करना चाहिए पढ़ाई थोड़ी थोड़ी। सो अगर विथ कंसेंट मिक्स किया है तो देयर इज नो ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एंड जो प्रपोर्शन रहेगा मिक्सचर में वो सेम रहेगा जो ओरिजिनल उनका शेयर था। बट इफ द बेली विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस अप द गुड्स विद दोज ऑफ बेलर, फिर वो इंटेंशनली हो या एक्सीडेंशियली हो, एक्सीडेंटली भी हो गया तो भी लायबिलिटी है। जैसे मेरे पास बेलर के मेरे खुद के गुड्स भी थे और बेली के यानी बेली के खुद के गुड्स भी है, बेलर ने भी गुड्स लेके आके रखा था। अब मेरे यहाँ नौकर है, उसको नहीं पता था दोनों अलग अलग गुड्स है, उसने मिक्स कर दिया, तो भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंटली भी अगर मिक्स हो जाते हैं तो भी सेम रूल अप्लाई होता है। इसमें अब दो रूल लगेंगे। अगर गुड्स सेपरेट किए जा सकते हैं तो when the goods can be separated or divided, then the property in the goods remains in the parties respectively. But the bailey is bound to bear the expense of separation as well as damages arising from the mixture. A bales 100 bales of cotton. तो ये बेल्स अलग है, ये बेल्स अलग है। बेल यानी जो डल्ले होते हैं कॉटन के, उसको बेल बोलते हैं। सो डल्ले डल्ले यानी डल्ले ही कहते हैं ना। जो डल्ले मीन्स जो क्या होता है, कॉटन जो होता है ना, कॉटन पहले तो जमीन से उगता है, उसको निकाला जाता है, उससे ये अलग करते हैं सरकी वगैरह, यानी उसके छिलटे होते हैं तो फूल जैसा रहता है, फूल अलग किया जाता है, छिलके वगैरह, बीजे रहते हैं उसके अंदर, बीजे अलग करते हैं और फिर रुई निकलती है। वो रुई को जिनिंग प्रेसिंग करते हैं, जिनिंग प्रेसिंग इंडस्ट्री होती है, उसमें उसको
ऐसा जिनिंग करके साफ किया जाता है, प्रेसिंग होती है और ऐसे बड़ी बड़ी थपकी बना के रखी जाती है, उसको फिर बांध देते हैं, एक पर्टिकुलर वो रहता है प्लास्टिक की नॉट, उससे बांध के उसको बड़े बड़े ऐसे ढिक बना लेते हैं, वो ढिक को हम बोलते हैं बेल्स। तो ये बेल्स ऑफ कॉटन ये नंबर से ही काउंट किए जाते हैं, जब भी हम बेल्स को काउंट करते हैं, कॉटन की काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ बेल्स से काउंटिंग होती है उसकी। सो यहाँ पे ए ने 100 कॉटन के जो बेल्स हैं, आप मान लो उसका यूनिट है, एक बेल्स है ना, एक यूनिट है, ठीक है। सो कॉटन के डब्बे, बॉक्सेस मार्क्ड विद अ पर्टिकुलर मार्क टू बी, उसने बी के पास 100 बेल्स रखा। बी विदाउट एस कंसेंट, बिना पूछे मिक्स कर देता है 100 बेल्स विद अदर बेल्स ऑफ हिज ओन बेयरिंग अ डिफरेंट मार्क। ए इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज 100 बेल्स रिटर्न, उसको अधिकार है कि वो अपने 100 बेल्स अलग करके मांग सकता है। एंड बी इज बाउंड टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सेपरेशन ऑफ बेल्स एंड अदर इंसिडेंशियल डैमेजेस। और अगर गुड्स अलग नहीं किए जा सकते, when the goods mix cannot be separated, the bailee must compensate the bailor for his loss। जैसे इसमें आटा मिलाया उसने, केप फ्लोर है, इसको मिला दिया उसने कंट्री फ्लोर के साथ, यानी अच्छा आटा और गांवठी आटा, गांव का जो नॉर्मल आटा, वैसे गांव का अच्छा होता है, ये अच्छे नहीं होते। सो ठीक है, जो दिया है अपन वैसा मानते। सो ये 45 रुपए किलो के हिसाब से था, ये 25 रुपए किलो का था। अब आटे में आटा मिलाया तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे केसेस में बी की जिम्मेदारी है, ही शुड कॉम्पेंसेट फॉर हिज लॉस टू ए। साथ में ये मिक्सचर कौन रखेगा, तो बी कैन कीप द मिक्सचर। फिर ड्यूटी टू रिटर्न, वापस करने की जिम्मेदारी। It is the duty of the bailee to return the goods delivered according to the bailor's directions without demand. As soon as the time for which they were bailed expires or the purpose for which they were bailed has been accomplished। अगर joint bailers है तो किसी एक के पास जाके भी गुड्स वापस किए जा सकते हैं। जैसे मैं हूं, मेरी फ्रेंड है इलू, हम दोनों ने मिलके ऑडी खरीदे थे, अब वो आपको मैंने बेलमेंट के तौर पे दे दिया यूज करने को, तो आप दोनों में से किसी एक के पास जाके वापस कर सकते हैं। सो कोई भी एक व्यक्ति के पास आप वापस कर सकेंगे। तो बेली में रिटर्न द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। व्हेन द बेली फेल्स, तो वो सीए कर रहा था, नहीं, फेल्स टू रिटर्न द गुड्स, जब वो गुड्स वापस करने से भूल जाता है, फेल हो जाता है एट द प्रॉपर टाइम, he becomes responsible to bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time। इसमें केस दिया हुआ है रामपाल वर्सेस गौरी शंकर, ये केस हुआ था, नागालैंड का है, नागपुर नहीं है। so, where a पौनी यानी जिसके पास गुड्स रखे गए, गिरवी रखे गए, उसको पौनी बोलते हैं। रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स इवन आफ्टर टेंडर ऑफ डेट। समझो ए है, ए ने बी से कोई लोन लेके आया था और बदले में इसने इसको एक गोल्ड की रिंग दिया था। अब कुछ टाइम बाद ए जाके ये लोन रीपे कर देता है, बी की क्या जिम्मेदारी है, बी शुड रिटर्न दी गोल्ड। लेकिन अगर वो वापस नहीं करता है और उसके बाद गुड्स बाद में चोरी हो जाते हैं तो ही विल बी लायबल। तो बी ने ये रिटर्न नहीं किया और चोरी हो गए, तो बी की जिम्मेदारी है टू कॉम्पेंसेट ए। ठीक है, वैसे ही एक और दिया है, शॉ एंड कंपनी वर्सेस सिमंस एंड सन्स। इसमें ये केस हुआ था जिसमें बुक्स भेजी गई थी बाइंडिंग के लिए। मैंने बताया था आपको, बुक्स बाइंडिंग को भेजना भी एक प्रकार का बेलमेंट होता है, जैसे हम लोग भी ये करते हैं और हमारे साथ भी ऐसा हुआ था प्रैक्टिकली। पिछले बैच में एक अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स आ गए थे और उसमें रिटर्न नहीं आए थे हमारे गुड्स, तो फिर आगे वाले ने खुद ने इसका लॉस बेयर किया था। मेरी बुक्स थी उसमें। सो अपन ने याद दिए थे, अपना एनआईटी स्विमिंग पूल के पास था, बहुत पानी भरा था ना, बीच में एक बार बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी। सो अंबाझरी भी ओवरफ्लो हुआ था, तो खूब पानी भर गया था, तो उसमें हमारी बुक्स भी लॉस हुई थी, बट उसकी गलती थी, इसीलिए उसको वो पैसा भर के देना पड़ा। फिर से उसने फ्री में प्रिंट करके दिया हमको फिर। सो ऐसा होता है। सो सिमिलर केस हुआ था, प्लेंटिफ की बुक्स रखी हुई थी, उसने बाइंडिंग के लिए दिया था कि इसको तुम बाइंड करके वापस कर दो। अब बाइंडिंग का काम हो गया तो उसने क्या करना चाहिए, रिटर्न कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही काम हो गया तो रिटर्न कर दो, उसके मांगने के लिए रुकना नहीं पड़ता है। आपका काम हो गया विद इन अ रीजनेबल टाइम, 2-4 घंटे हो गए, 1 दिन 2 दिन हो गए, उतने में वापस कर दो। रीजनेबल टाइम विल बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अगर उतने में वापस नहीं किए और इसके बाद आग लग गई या कोई नुकसान हो गया तो फिर बेली की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये केस में ऐसे ही हुआ था, बुक्स बाइंड हो गए, पड़े हैं, 2 दिन 3 दिन हो गए, उसने वापस ही नहीं किया। फिर एक एक्सीडेंटल फायर हो गई
और उसके गुड्स पूरे जल गए, तो यहां माना गया कि बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पेंसेट द बेलर। सो भले ही लॉस वॉज ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर, उसमें उसकी गलती नहीं थी, बट रिटर्न नहीं करना ये उसकी गलती थी और इसीलिए उसको पैसा देना पड़ा। सो द प्लेंटिव्स बुक्स which were given for binding were not returned within a reasonable time even after the work is done. Bailey was held liable despite भले ही the books have been destroyed by accidental fire, फिर भी इसको liable ठहराया गया। so ऐसा है। so रिटर्न करना जिम्मेदारी है विदाउट डिमांड। साथ ही साथ जिम्मेदारी होती है टू रिटर्न द एक्रीशंस। एक्रीशंस का मतलब है जो नेचुरल इंक्रीज होते हैं। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू डिलीवर बेलर टू द बेलर एनी नेचुरल इंक्रीज और प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम द गुड्स बेल्ड अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। सेम एग्जांपल दिया है, A leaves a cow in the custody of B to be taken care of। तो वैसे ही एग्जांपल है, इसीलिए हमने वो 4 एग्जांपल लिए। वो 4 एग्जांपल से आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। कहीं पे गाय का एग्जांपल आपको समझेगा। अब कार के एग्जांपल में कोई नेचुरल एक्रीशन नहीं हो सकता, कार में क्या बढ़त होगी, उसमें तो डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन ऐसी चीजें, गाय है उसमें बढ़त हो सकती है, तो बछड़ा हो गया, गोबर हो गया, गोबर भी बढ़त ही है, तो गोबर के कंडे बनाए, तो कंडे भी किसके, तो ओनर के हैं वो, ठीक है। सो ये नेचुरल इंक्रीज जो है, तो उतना डीप में हम जा नहीं रहे, बट वैसे अगर टेक्निकली देखें तो उसमें भी अधिकार ओनर का है, बेलर का है, ठीक है। सो ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ। द काउ हैज अ काफ, तो उसको बछड़ा हो गया। बी इज बाउंड टू डिलीवर द काफ एज वेल एज द काउ टू ए, तो गाय भी देना है, बछड़ा भी देना है, ठीक है। फिर ड्यूटी नॉट टू डिफीट द बेलर्स टाइटल। बेली कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ बेलर। सो ओनरशिप क्योंकि इसमें ट्रांसफर होती ही नहीं और इसीलिए बेलर हैज द ओनरशिप। ही मस्ट नॉट सेट अप अ टाइटल एडवर्स टू दैट ऑफ द बेलर। एडवर्स यानी अपोजिट टाइटल क्रिएट नहीं करना चाहिए कि मेरी ओनरशिप है, ऐसा नहीं बताना चाहिए। ही मस्ट होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर, तो बेलर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। सो ये ड्यूटीज होती हैं बेली की। फिर आते हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। अब पहले हम दोनों की ड्यूटीज पढ़ रहे हैं, बाद में हम देखेंगे राइट्स और ड्यूटीज ये को रिलेटिव है। को रिलेटिव मीन्स क्या, सो बेलर है, बेलर के जो राइट्स होंगे ये बेली की ड्यूटीज हो जाएगी, और जो बेली के राइट्स होंगे ये बेलर की ड्यूटी हो जाएगी। तो इसीलिए ये को रिलेटिव है। आप सोच के देखो, ये जो है ये जिम्मेदारी है कि रीजनेबल केयर करो, बेली की जिम्मेदारी है। ये बेलर का राइट है कि तुम मेरे गुड्स का रीजनेबल केयर करो। सो जो उसकी जिम्मेदारी वो मेरा अधिकार, ठीक है। सो ये दोनों को रिलेटिव है। तो हम पढ़ेंगे आगे वैसे और डीप में जाएंगे, तो अभी का इतना ध्यान रखो, बाद में आगे अपन पढ़ते हैं। फिर आगे हम अगली क्लास में देखेंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स, ये एक ड्यूटी है, इंपॉर्टेंट ड्यूटी। ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली एंड ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। फिर उसके बाद राइट्स। फिर एक लीन पढ़ेंगे हम, लीन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो पढ़ेंगे राइट्स में। चलो सो कंक्लूड करते हैं यहाँ पे, और अगली क्लास में अपन आगे की चर्चा करेंगे। आज आप थोड़ा लेट आए इसीलिए क्लास में रह गया काफी कुछ। अच्छा मैं लेट हुआ, ठीक होता है कभी कभी। चलो सो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।